गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। मशहूर मिसल है कि माल मुफ्त दिल बेरहम। पाकिस्तानी सियासतदानों ने इस मिसाल को दुरुस्त कर दिखाया। तोशाखाना के मुफ्त माल को इस बेरहमी से लूटा गया कि फहरिस्त देखकर हर कोई ही शर्मा गया। तोशाखाना के करोड़ों रुपए के तहफ़ को घर ले जाने में कोई सियासतदान एक दूसरे से पीछे नजर नहीं आ रहा। मामला शुरू हुआ था इमरान खान साहब से। पूरा PMLN ने एक बयानिया बनाया था, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी समेत हर हुक्मरान ही ऐसे नजर आ रहा है कि तोशाखाने की लूट मार में जी भर के उन्होंने हिस्सा जरूर लिया है, अपना अपना हिस्सा जरूर डाला है। तोशाखाने से कीमती गाड़ियां, घड़ियां, जेवरात, कालीन, बेडशीट, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि साबुन तक का जिक्र आया। एक इंतहाई दिलचस्प बात यह थी कि तोशाखाना में मुख्तलिफ हुक्मरानों को मुख्तलिफ वक्त में 9 किताबें भी मुफ्त में मिली, लेकिन सवाल ये उठता रहा कि किताबों में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। बड़ी लंबी लिस्ट है ये, हम आपको कुछ एरियाज इसके दिखाते हैं। शौकत अजीज ने 800 से जायद, आसिफ जरदारी ने 181, नवाज शरीफ ने 55, शाहिद खाकान अब्बासी ने 27, इमरान खान ने 112 और परवेज मुशर्रफ ने तोशाखाना से 136 तहफ़ हासिल किए। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज को 2005 में 8.5 लाख रुपए की एक घड़ी मिली, जो 3,55,000 में नीलाम की गई। शौकत अजीज ने सैकड़ों तहफ़ 10,000 से कम मालियत जाहिर करके बगैर अदायगी के रखे। मज़ीद तफसीलात आप देख सकते हैं। 2 दिसंबर 2008 को फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 5 लाख मालियत की घड़ी अदायगी करके खुद रख ली। 26 जनवरी 2009 को आसिफ अली जरदारी फॉर्मर प्रेसिडेंट को 2 BMW गाड़ियां मिली, जिनकी मालियत 5 करोड़ 78 और 2 करोड़ 73 लाख थी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 30 दिसंबर 2009 को खाना काबा के दरवाजे का मॉडल तोहफे में मिला, जो उन्होंने 6,000 रुपए अदा करके रख लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 21 लाख रुपए अदायगी करके ज्वेलरी बॉक्स रखा। उनके भाई, भाभी, बेटी, भांजे, मेहमानों और डॉक्टर्स ने भी तोहफे में मिलने वाली घड़ियां रख ली थी। 17 अक्टूबर 2011 को फॉर्मर प्रेसिडेंट यूसुफ रज़ा गिलानी ने 19 लाख रुपए के तहफ़ खुद रखे। ये नवाज शरीफ ने मिलने वाली मर्सिडीज कार की कुल मालियत 42,55,000 रुपए लगाई गई, जो उन्होंने 6,36,000 रुपए अदा करके रख ली थी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने 11,85,000 मालियत की घड़ी, 25,000 मालियत के कफलिंग्स, एक कलम और 15,000 मालियत के 4 कोयती यादगारी सिक्के भी जो पैसे थे वो अदा करके रख लिए। 2016 में नवाज शरीफ और फिर उनकी बिलेटेड वाइफ कुलसुम नवाज साहिबा के हवाले से भी खबर आई कि लग्जरी क्रिस्टोफर कैरेट घड़ी और ज्वेलरी सेट हासिल की, जिनकी जो कीमत थी 9 करोड़ से जायद बनती थी, मगर 20% उसकी अदायगी की गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, खुद ही कुछ अर्से पहले एक प्रोग्राम में आके ये बता भी चुके, लेकिन उनके खानदान ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तहफ़ 20% रकम अदा करके हासिल किए। इन चीज़ों में स्विस लग्जरी रोलेक्स और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की घड़ियां एंड ज्वेलरी शामिल है। देन आरिफ अली साहब को दिसंबर 2018 में 1,75 लाख रुपए की घड़ी, कुरान पाक और दीगर तहफ़ मिले, मगर उन्होंने कुरान मजीद अपने पास रखा और दीगर तहफ़ तोशाखाना वापस कर दिए। सितंबर 2018 में इमरान खान को 10 करोड़ 9 लाख रुपए की कीमती तहफ़ मौसूल हुए, जिनमें 8 करोड़ 50 लाख की घड़ी थी, जो 18 कैरेट सोने की बनी थी। खान साहब ने 2 करोड़ 1,78,000 रुपए जमा करवा कर तहफ़ रख लिए। इमरान खान ने 56,17,000 रुपए की कफलिंग, 15 लाख रुपए का कलम और 87,50,000 रुपए की अंगूठी रखी। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से 4 लाख का तलाई गुलदान 1,85,000 में अपने पास रखा। बेडशीट लेने वालों में शौकत अजीज, खुर्शीद कसूरी, ख्वाजा आसिफ, आसिफ जरदारी और इसहाक डार समेत कई नाम शामिल हैं। बिलावल भुट्टो के हवाले से भी एक गुलतान का जिक्र है। फिर और बहुत सारे लोग हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, एज आई सेड, आप देख सकते हैं। घड़ियों में भी बहुत सारे नाम मौजूद हैं। रज़ा रबानी, शाह महमूद कुरैशी, नवाज शरीफ, शौकत अजीज, परवेज मुशर्रफ, हिना रबानी, आसिफ जरदारी, आरिफ अलवी इन लोगों में शामिल हैं, जिनके हवाले से खजूरें और टी सेट का कहा गया है। सो इट्स अ ह्यूज लिस्ट। स्टोरी का मॉरल क्या है? क्या अच्छा हुआ है कि ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं, आनी चाहिए थी? एक वक्त वो भी याद कीजिए जब हमें कहा जाता था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये सीक्रेट बात है, ये नहीं बताई जा सकती क्योंकि दूसरे मुल्कों की सुर्खी होगी। आज ये बातें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। सो थैंक्स टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन ये बयानिया जो बना
اس کا کریڈٹ PMLN کو دیتے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو کوسچنز بار بار ریز کیے اس کے بعد یہ ایک معیوب پریکٹس لگ رہی ہے. کیا کیا کہتی رہی PMLN؟ لیٹس واچ دیٹ. بڑے وزیر اعظم دیکھے مگر میں نے اپنی 76 سال کی پاکستان کی زندگی میں کبھی کوئی گھڑی چور وزیر اعظم نہیں دیکھا. کہنے والے یہ کہتے ہیں اس کے سپورٹر وہ یہ کہتے ہیں گھڑی تو چوری کی تھی, کیا کیا تھا؟ جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا؟ خان صاحب نے تو پورا توشہ خانہ خالی کر دیا. عمران خان جس کا نیا نام ہے توشہ خانہ خان. آپ نے توشہ خانہ کی چوری کی, یہ آپ کی گھڑی اور یہ خالی گھڑیوں کا معاملہ نہیں, اربوں روپیہ کے گفٹس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا. 15-20 کروڑ روپے کی گھڑی کے اندر ہیرو کے ساتھ خانہ کعبہ کی تصویر اس نے بیچی. کوڈیاں نے بہاوے چڑھی, انہوں نے کاروبار بنایا ہوا تھا. انہوں نے کئی تحائف ڈکلیئر نہیں کیے گئے. 6 ارب روپے کے زیورات 1.5 کروڑ میں لیے گئے. عمران نیازی صاحب کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی. عمران نیازی صاحب وہ تحفے پاکستان کی مملکت کے سربراہ کو ملے, وہ تحفے 22 کروڑ لوگوں کی امانت تھے. علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. آج جو تفصیلات آئی ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. مطمئن تو میرے خیال میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم سن 88 کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد, تو 1988 میں پہلا الیکشن ہوا بنظیر صاحبہ کا, محترمہ کا, تو اس کے بعد جتنا وقت گزرا ہے 2002 تک کا انہوں نے سکپ کیا ہے. میرے خیال میں عدالت کا جو حکم ہے اس کی سپرٹ یہ ہے کہ ساری ڈیٹیل سامنے رکھی جائیں اور جو دی ہیں وہ بھی پوری دی جائیں, لیکن جو ڈیٹیل آئی ہیں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب ونڈیکیٹ ہوئے ہیں. اور آج توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے اس پہ حکومتی جو شاہی خاندان ہے اس کے شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ان کے جو لوگ ہیں آج بڑی خاموشی رہی. آج ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بڑے خاموش رہے, کسی نے کوئی بات کرنا گوارا نہ سمجھی کہ وہ جو باتیں کی تھی توشہ خانہ کے حوالے سے وہ PDM پہ ساری الٹی پڑ گئیں. ہم ہمیشہ یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے قانون کے مطابق جو ہے تحفہ لیا اور پیمنٹ کر کے اس کے بعد جب ان کی پراپرٹی بنی انہوں نے اس کو بیچا, جو اس کا انکم آئی اس کو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں شو بھی کیا. لیکن آج بڑے سوال اٹھے ہیں کہ ان سب لوگوں نے جو گڑیاں لی ہیں, جو پراپرٹیز لی ہیں, جو چیزیں لی ہیں وہاں سے, کیا اس کو اپنے ایسٹ ڈیکلریشن میں شو کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, کچھ اس میں چیزیں ایسی بھی نہیں, جیسے میاں نواز شریف صاحب نے مرسیڈیز بینز اور محترم آصف علی زرداری صاحب نے ایک لینڈ کروزر جو الیکسس ہے LX 570 اور جو BMWs, ایک تو وہ لے نہیں سکتے تھے, دوسرا اس کو کیا شو کیا گیا, اور تیسرا یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے چھپائی کیوں؟ جب انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ گھڑی لینا ایک ڈاکہ تھا, ایک چوری تھی جو کہ قانون کے طور پہ لی, تو پھر تو 10 گنا چیزیں ان لوگوں نے لی ہیں اور اس کو چھپایا بھی ہے. تو آج توشہ خانہ ان کو الٹا پڑ گیا ہے اور انہوں نے واقعی اس توشہ خانے کے ساتھ یہ کیا ہے کہ جس طرح کوئی شیر مادر کے ساتھ بھی نہیں کرتا, کہ مرسیڈیز اور BMW سے لے کے انناس پائن ایپل وہ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے علی صاحب, وہ ایک طرف ہو گئی. علی صاحب جو ان کے ساتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے, وہ آج آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن جو بیسک کوشچن ہے وہ تو وہیں کا وہیں موجود ہے. ہم نے آج کیا ثابت کیا ہے کہ سب نے غلط کیا ہے, یا عمران خان صاحب نے غلط نہیں کیا تھا, یا کسی نے بھی غلط نہیں کیا, یہ سارا سسٹم ہی ایسا ہے. وہ ون سنگل ایجنڈا کیا نکلا ہے؟ اگر خان صاحب آپ کے خیال سے آج وہ سرخرو ہوئے ہیں تو پھر باقیوں نے بھی پھر کچھ غلط نہیں کیا. صدر صاحب کو دیکھیں, انہوں نے توشہ خانے سے ایک قرآن پاک اور کلاشن کوفی حاصل کی ہے. سو کیا ہو سکتا تھا خان صاحب کا بھی ریکارڈ ایسا ہی ہو جاتا, لیکن نہیں ہے. اس میں 3-4 چیزیں آج ثابت ہوئی ہیں. سب سے بڑی چیز جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو توشہ خانہ سے یہ چیزیں لینے کو ڈاکہ کہہ رہے تھے, تو سب سے بڑے ڈاکو تو پھر وہ خود نکلے. دوسرا, عمران خان صاحب نے یہ چیزیں چھپائی نہیں تھی, پبلک کی تھی, اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے, ہم نہیں بتائیں گے, تو آج ان کے سارے سیکرٹس آؤٹ ہو گئے. تیسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو چیز وہاں سے لی اس کو بیچا لیگل طریقے سے, اور اس کو شو کیا اپنے ایسٹ ڈیکلریشنز میں. ان لوگوں نے اس کو شو نہیں کیا.
पांचवी चौथी चीज जो है वो ये है कि जो इतनी बड़ी गाड़ियां हैं जो ले नहीं सकते थे वो इन्होंने ली, तो एक कानून वहां पे भी तोड़ा। लेकिन एक और चीज भी इसमें सामने आई है कि जो इमरान खान साहब के दौर में जो घड़ी आई है उसकी जो वैल्यू उन्होंने लगवाई है वो प्रॉपर वैल्यू लगवा के उस पर प्रॉपर टैक्स वगैरह पे की है। इन लोगों ने बड़ा अंडर वैल्यू करके शो किया है उस जमाने के हिसाब से कि क्या उस जमाने में उसकी वो वैल्यू लगाई गई इन चीजों की जो लगानी जानी चाहिए थी। सवाल है, उसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं लगाया, बिल्कुल ओने पोने उन्होंने चीजें लेके गए। लेकिन पॉलिटिकली बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त पीडीएम पे है कि हमने तो ये नहीं कहा था कि तोशाखाना से चीज लेके अगर आप पेमेंट कर दें तो वो कोई इलीगल काम है। मॉरली आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए या नहीं, लेकिन लीगली हमने कहा कि हमने लीगली करेक्ट काम किया है। ये तो इस चीज को सिरे से मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये काम होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने तो इसको डाके का लफ्ज दिया था, डाके का इस पे इल्जाम लगाया था, तो सबसे बड़े डाकू तो ये निकले, गाड़ियां ये लेके गए, प्रॉपर्टीज चीजें ये निकाल के लेके गए, और हत्ता कि मर्सिडीजें भी करोड़ों की मर्सिडीजें लाखों में लेके गए। तो ऐसी कोई चीजें हमें भी दिलवा दें, सस्ती कोई सस्ती मर्सिडीज दिलवा दें, कोई सस्ती BMW दिलवा दें यहाँ से। ये लोग जो लेके गए हैं यहाँ तो लोग क्यों आप भी मिनिस्टर रहे हैं, उसी के बराबर ओहदे पे रहे हैं, आपने कुछ नहीं रखा, आपने क्यों नहीं रखा? बस मैंने तो आज आपको किसी ने तोहफा नहीं दिया। आपके प्रोग्राम में ये बात करता चलूं कि जरा चेक करें, बड़ी ज़ख़ीम डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरे नाम से भी कोई मर्सिडीज वगैरह निकाल के ना ले गया हो। सो आपको कोई तोहफा नहीं मिला, कोई खजूरें? क्या करें, शो में किस्मत कोई चले ठीक है, कोई बड़ा तोहफा आता तो हमारे भी इम्तिहान, ईमान का इम्तिहान हो जाता। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, तोशाखाना से चीज लेना ठीक बात है, कोई जुर्म नहीं है अगर किसी ने ली है, लेकिन उसको फिर प्रॉपर आप शो करें और ये ना करें कि खुद आपने घड़ियां, मर्सिडीजें, BMW और पतली खजूरें और नन्नास और चॉकलेट सारी चीजें ली हैं, खुद तो छुप के बैठे हैं और एक आदमी ने एक घड़ी ली है और उस पे आपने तूफान बदतमीजी बचाया है। तो अब जब आप पे सामने आया है तो आप बोले ना, आप क्यों खामोश हैं? ओके, ये सवाल है मैं लेट मी टेक इट टू साबिर शाकिर, अगर इजाजत दें एक दो बातें मैं ऐड करना चाहती हूँ। एक तो ये कि आज लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना की तफसीलात, क्योंकि ये याद रखिए कि ये उन्हीं का इंसेंटिव है कि ये चीज़ें आज आगे आई हैं, हुकूमत ने वॉलंटरली ये बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया है, वो तफसीलात से मुतमईन नहीं हुए हैं अभी तक। अदालत ने कहा है कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड भी जमा कराया जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये कि और मजीद तफसीलात इसमें आनी चाहिए थी, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। दूसरा, लीगल है कि इलीगल है? कुछ ममालिक का मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया के कई ममालिक में तोशाखाना के जो तहाइफ है ज़ाहिर वहाँ पे भी कवानीन राइज हैं। अमेरिका, बरतानिया और भारत में क्या क्या है मैं आपको कुछ बताती हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म वुज़रा को मिलने वाले तहाइफ, बरतानिया में वज़ीर आज़म और वुज़रा जो मिलते हैं तहाइफ, उनमें से 140 पाउंड तक उसकी अगर मालियत हो, उससे कम हो तो वो बगैर रकम अदा किए रखने की उनको इजाज़त है। अगर तोहफा 140 पाउंड से ज़्यादा कीमत का हुआ तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक 140 पाउंड तक तो वो स्टेट का दे सकती है, उससे जितनी भी इजाफी कीमत है वो उनको देनी पड़ेगी और फिर वो खरीद सकते हैं। अगेन उनके कानून के मुताबिक अगर खरीदे गए तोहफे पर टैक्स आयद होता है तो खरीदार टैक्स देने का पाबंद होगा। इसी तरीके से आपको हम अमरीकी और भारत का भी बताएंगे। आई कम टू यू साबिर शाकिर साहब, ये मेरे लिए भी सवाल है कि ये तोशाखाना का जो पूरा एक नैरेटिव बना था, और अच्छी बात है, सवाल होना चाहिए, ये क्या इन लोगों ने सोचा था कि कभी भी इनके अपने जो अकाउंट्स हैं वो रिवील नहीं होंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्या ये कोई गलत बात है? कानून हमारा ये कहता है, पहले तो है तोशाखाना है क्या। जब हमारे वफूद जो हैं वो जाते हैं किसी भी मुल्क में और स्टेट गेस्ट के तौर पे, तो जिस मुल्क में भी जाएंगे मेज़बान मुल्क एक रिवायत है वो तहाइफ देता है, और वो उस पूरे डेलीगेशन को जो स्टेट गेस्ट के तौर पे वो जाएंगे और सबके लिए तहाइफ होते हैं। उसमें ये जो क्रू होता है, एयर क्रू वो भी होता है, बाकी स्टाफ होता है, प्रोटोकॉल वाले होते हैं, इवन अगर जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल हैं स्टेट गेस्ट के तौर पे, तो उसमें उनके भी गिफ्ट्स होते हैं। ये तो, और उसके बाद पाकिस्तान में अगर कोई आता है तो पाकिस्तान से भी गिफ्ट दिए जाते हैं और वो भी उन मुल्कों में जाते हैं। हर मुल्क का अपना अपना कानून है और ये प्रैक्टिस 47 से चली आ रही है कि जो भी तोशाखाना में आएगा उसकी एक वैल्यू है और उसका कायदा और ज़ाब्ता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जाएगा। अब
कोई इशू नहीं था, लेकिन मसला कहाँ से खराब हुआ और सियासतदानों का तो पता नहीं ये रुस्वा हुए या नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान का अलबत्ता ज़रूर तमाशा बना है। और हम पूरे दुनिया में इस वक्त ये सियासतदानों की और हुक्मरानों की आपस की लड़ाई है तोशाखाना का मामले को लेके, पूरी दुनिया में पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है कि ये देखें सरबराहान मुमलिकत हैं, हुक्मरान हैं और आपस में किस बात पे लड़ रहे हैं। हम तहाइफ कहते हैं, तहाइफ पे किसी किस्म की लड़ाई नहीं होती, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक है, तो जुर्म नहीं है, कोई भी किसी ने भी लिया। दूसरी बात यह है कि अब ये मामला क्यों हुआ यह है कि इमरान खान साहब को सियासी मैदान से आउट करना था। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की। इमरान खान और उनकी काबीना के किसी भी रुकन के खिलाफ अभी तक कोई भी करप्शन का स्कैंडल नहीं आ सका। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब ये कहकर चेयरमैनी छोड़ गए, इस्तीफा दे गए कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई झूठा मुकदमा कर सकता हूँ, ना ही मैं कोई सच्चा मुकदमा जो है वो खत्म कर सकता हूँ, ना ही मैं 2-2 कनाल के 2-2 प्लाटों वालों को पकड़ लूँ और जिनके 10-10 अरब रुपए का है उनको छोड़ दूँ, ये मुझसे मुमकिन नहीं है। उन पर बहुत प्रेशर डाला गया। बिल आकर उन्होंने चेयरमैन नैब के तौर पे इस्तीफा दिया और जाने से पहले वो खिताब करके गए और बता के गए कि ये है सिचुएशन। उन्होंने कहा कि इस इदारे में दूसरे इदारे और हुकूमत मुदाखलत करती है और ये नहीं होनी चाहिए। तो जब इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उसके बाद फिर अब केसेस 80 मुकदमात हो चुके हैं। करप्शन का कोई केस नहीं है, वो कत्ल है, अक़दाम कत्ल है, दहशतगर्दी है, तौहीन मजहब है, तौहीन फलां है, तौहीन इलेक्शन कमीशन है, तौहीन वजीर आज़म है, पता नहीं किस किस किस्म के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। अब तोशाखाना उनको एक मिला और तोशाखाना में भी अब देखें कि कितनी उजलत का मुजाहरा कि जल्दी जल्दी उसका बनाया और बना के भेज दिया। एक रेफरेंस के तौर पे भी आज जो ख्वाजा हारिस साहब ने आर्गूमेंट्स किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मेरा ख्याल है ये केस रिवर्स होने वाला है क्योंकि उसमें बहुत सारी इलीगलिटीज आई हुई हैं। इनका ख्याल अभी भी यही है कि कोई ऐसा केस मिल जाए कि जिस तरीके से बस जल्दी जल्दी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें और उनका फर्द जुर्म आयद करें, ट्रायल करें, उनको सजा सुनाएं और उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। ये इस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्होंने ये तोशाखाना का मामला खड़ा किया और उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट में रिट हो गई। अबू ज़र सलमान ने और अरशद शरीफ मरहूम शहीद हैं, उन्होंने भी इस पर प्रोग्राम किए और पूरा केस ये था कि 1947 से लेके आज तक जिसने भी ऑफिशियल विजिट किया है, ऑफिशियल विजिट और जिसको भी वो का पॉलिटिकल है का नॉन पॉलिटिकल है, उन सब की तफसीलात फराहम की जाएं। तो वो 2002 से आज तक 23 तक तो दे दिया, लेकिन 2002 से पहले 1947 से लेके आज तक क्या हुआ वो अभी तक नहीं दिया गया। तो इसलिए ये बेसिकली इसमें एक जुर्म था नहीं, इमरान खान साहब को फंसाना था और वो घड़ी चोरी का एक नारा देना था, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए ये सारा कुछ किया गया जिसमें पाकिस्तान की रुसवाई हुई है। सर इसमें आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने खास तौर पे अरशद भाई का, अरशद शरीफ मरहूम का जिक्र किया है। जो उन्होंने इस पे काम किया वो उनका क्रेडिट हमेशा के लिए है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कैसे अहमद शेख साहब, क्विकली मैं अमरीकी सदर का भी बता दूं। अमरीकी सदर और वुज़रा को मिलने वाले तहाइफ के हवाले से ये कहना है कि अमरीकी सदर को मिलने वाले तमाम तहाइफ अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। 2020 में नई कीमतों के तयन के बाद $415 तक का तोहफा अमरीकी सदर बगैर रकम दिए अपने पास रख सकते हैं। अगर सदर या उनके खानदान का कोई फर्द इस मुकर्ररा कीमत से ज़ायद का कोई तोहफा रखना चाहें तो उन्हें इस तोहफे की मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत अदा करनी पड़ेगी। और भारत क्योंकि हमसाया मुल्क है, वहां पर सबरा मुमलिकत और वुज़रा को मिलने वाले तहाइफ भारत में अगर तोहफा 5,000 रुपए से कम मालियत का है तो तोहफा हासिल करने वाला शख्स उसे बगैर कुछ अदा किए अपने पास रख सकता है। अगर तोहफा 5,000 रुपए से जायद मालियत का है तो 5,000 रुपए से जितनी जायद रकम होगी वो अदा करके तोहफा लिया जा सकता है। जो तोहफे तोशाखाना से नहीं खरीदे जाते उनको नेशनल म्यूजियम को भेज दिया जाता है, किसी हुकूमती इदारे को दे दिया जाता है। भारत में तोशाखाना तहाइफ के हवाले से रवायत जो है वो पाकिस्तान से हम कह सकते हैं कि फ़र्क है। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कम कीमत तहाइफ ही पास रखे,
जो उनकी बताई जाती है डिटेल्स, और जो पेश कीमत तहाइफ थे वो वापस ही कर दिए। इस हवाले से काफ़ी आपको मिल जाएंगी रिपोर्ट्स भी और स्टेटमेंट्स भी। सो कैसा है अहमद शेख साहब, पाकिस्तान में हमें कोई ऐसी नहीं मिल रही है रवायत। ये लग ये रहा है कि आप लोगों का जो पूरा बयानिया था घड़ी का, घड़ी चोर का, तोशा खान का, ये तमाम वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए, कंकॉक्ट किए, इस पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। सो यस, हम कह सकते हैं चले मरियम नवाज साहिबा, उनका पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन एक पाइन एप्पल ही निकाल सके उधर। लेकिन बाकी तो सारे के सारे आप देख लें, घड़ियों के अंबार लगे हुए हैं। सो ये क्या बयानिया हम समझे खत्म हो गया नून लीग का, या आज भी चोर सिर्फ खान साहब हैं, घड़ी के बाकी सब को तोहफे में मिली थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये क्रेडिट जाता है हमारी हुकूमत को। अदालत ने कहा और हमने पूरी की पूरी तफसील 2002 से तोशा खाना की दे दी, हर एक के लिए, हर एक के सामने है कि मामलात क्या हैं। यही बात इमरान खान साहब ने कही थी कि नहीं जी, हम बाहर के मालिक जो हैं उनके लिए हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उनसे तल्लुकात हैं। अब बताइए, एक तरफ तो रियासत मदीना की बात की जाती है, और रियासत मदीना में तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की वो चादर वाला किस्सा तो आप सब ने सुना हुआ है कि चादर के बारे में सवाल किया गया। आपने खुद ही कहा कि अमीर मुल्कों में कानून है कि अमेरिका में जो आपने बताया वो 1 लाख रुपया तकरीबन पाकिस्तानी बनता है, और जो आपने इंग्लैंड में बताया वो कोई 40,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है, कि उससे ऊपर जो तोहफ़ा होगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कानून ये जो रियासत मदीना वाला थे, कानून तो इन्होंने बनाना था ना। ये कहते हैं हमने लॉफुल लिया, कानून के मुताबिक लिया, 8 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ में ले ली, या किसी और ने भी ले ली। मेरी बात नहीं, मेरी बात तो मुकम्मल आपने, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरी बात तो क्यों छोड़ दूं? मेरी बात अगर नहीं सुनना तो मैं नहीं, अगर मेरी बात ही आपने नहीं सुननी तो फिर तो अब उनको तो इतनी तफसील से, या तो फिर वन साइडेड आप कर रही हैं ना, इतनी तफसील से उनको मौका मिला, कोई इंटरप्ट नहीं किया। मैं बात मैंने शुरू की, आपने ये कहना कि तो रियासत मदीना को क्यों छोड़ दूं? मैं तो रियासत मदीना, उन्होंने कहते रहे, रियासत मदीना ही तो हमारा इस्लामी मुल्क है, उसमें हम करोड़ों रुपए की चीज़ें, इससे बड़ी और क्या करप्शन होती है? मैं समझता हूँ इससे बड़ी करप्शन तो है ही नहीं। मैं अपनी ज़ाती मिसाल पेश करता हूँ। चलो, रियासत मदीना को आप कहती हैं, मैं इस वक्त वो डिस्कस कर लिया, मैंने अपनी ज़ाती मिसाल पेश करता हूँ कि मैंने 97 में MNA बना, मैंने 1 रुपया तनख्वाह 2.5 साल में नहीं ली, ना मैंने कोई किराया लिया एयरलाइन का। आप कहती हैं ना MNAs में, हमारी बातों को भी तो हाईलाइट करें ना। अभी मैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ और मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, मैंने झंडा तक उसमें नहीं लगवाया, मैं किसी किस्म का पेट्रोल नहीं लेता। तो ये लोग तोहफे ले लेते हैं इतने करोड़ों रुपए के, गरीब मुल्क, ये करोड़ों, ये कहते हैं कि 8 करोड़ वाली चीज़ 2 करोड़ में ले, और ये ना कहें, ये तो कानून के मुताबिक है। इससे बड़ी करप्शन हो क्या सकती है? आप हमारे ही मुल्क में भैंस चोरी करने वाले को तो पकड़ा गया, सियासतदानों को, और ये तरीक़ाकार एक इस्लामी मुल्क में, और ये जो प्रिवेल किया, एक कानून बन गया। कानून किसने तब्दील करना था? इस तरह तो आपका जो भी आएगा आपका वज़ीर आज़म, वो उस कानून बना लेगा कि 100 करोड़ तक की चीज़ जो है वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो आप सोचिए कि एक गरीब मुल्क जहाँ हमारे हालात ये हैं, एक तरफ तो मैं आपको कहता हूँ ना कि ये सारी लिस्ट आपके सामने आ गई है ना। आरिफ अलवी साहब ने नहीं लिया तो उनको बहुत क्रेडिट जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब सब वापस कर दिए तोशा खाना में, तो उनको क्रेडिट जाता है। जिनको क्रेडिट जाना जाता है उनको दीजिए, और जिसने गलत काम किया है कानूनी तौर पे बात नहीं हो रही, अखलाकी तौर पे बात। तो लीडर को अखलाकी तौर पे अपने आप को एक बात ऐड करने की, हाँ करेगा। एक तो ये लिस्ट अभी पूरी नहीं है, क्या आप लोग पूरी लिस्ट भी पब्लिश करेंगे? पहला सवाल। दूसरी सवाल मेरा ये है, और वॉलंटरीली कर दें, कोर्ट ने आज कहा भी है, लेकिन अगर वॉलंटरीली कर दें, कैबिनेट में क्या ये डिस्कस हुआ था कि ये लिस्ट हम पब्लिश करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए एम्बैरसिंग होगी? पर ये एक बात मैं आपसे पूछ लूं। मेरा सवाल आपने मेरे लिए पूछा तो मुझे जवाब तो देने देना जी। देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल में तमाम लिस्ट को आना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। इससे पहले भी मैं कहता रहा, जिस किसी ने किया, देखिए इस वक्त पार्टियों का जी के साथ बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी किया है, सब ये पॉलिटिशियन की हर चीज़ जो उसके डीलिंग्स हैं वो सामने आनी चाहिए।
इस तरह के कानून बना के आप इतनी रकम दे, और फिर क्या है, बैरूनी ममालिक और हमसे काम क्या लेते हैं इस किस्म के। मैं तो इसको बहुत बड़ी करप्शन समझता हूँ। इससे बड़ी करप्शन मेरे ध्यान में नहीं है कोई और, कि आप एक चीज़ जो है 8 करोड़ वाली 2 करोड़ में लेके 6 करोड़ का नफा, और या कोई मर्सिडीज गाड़ी ले ले, कोई भी कोई ले ले। अगर ये करते रहेंगे तो हमारे पॉलिटिशियंस को सामने आके अखलाकी तौर पे, एक तो कानूनी है, जो कानून तो उन्होंने खुद बनाने थे, कानून उन्होंने बनाया ही नहीं, इसी तरह कानून बनाया ताकि उनको फ़ायदा हो, या किसी और ने भी बनाया तो। और बाकी अखलाकी बात है, पॉलिटिशियन को तो सबसे ज़्यादा अपने अखलाक का ख्याल करना चाहिए। मैंने तो अपनी आप को मिसाल दी, मुझे बता दीजिए, मैंने तो वो कभी कितना जिक्र किया आपने, ये तो तोशा खाना का, तो आप ये क्रेडिट जिसका है उसको जिक्र देने करने के लिए क्यों मीडिया तैयार नहीं है, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन हो और लोग भी उस तरफ उनका बनने के भाई हमने ये काम करना है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो ठीक है, आपने कहा कि ये बिल्कुल ये है ही करप्शन, आप इसको समझते ही करप्शन है। जी साहब। देखिए, कैसर शेख साहब की बात जुज़वी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है, और कैसर शेख साहब का नाम भी कभी नहीं आया, और अगर उनकी अच्छी शोहरत है तो इसी वजह से है, और उन पे कभी किसी ने नैब ने भी नहीं बुलाया। लेकिन मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत ने तो इसको कौमी सलामती का मसला करार दे दिया था, और लाहौर हाई कोर्ट के ये हुक्म पे आया है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे ये लिस्ट आई है, और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे अभी मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ। और आज का जो लाहौर हाई कोर्ट का कल का जो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप 1947 से लेके और अब आज तक की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करें, हम उसका जायजा लेंगे, और उसमें कौन सी कौमी सलामती का मामला, कौमी सलामती का राज पोशीदा है, उसका भी जायजा लेंगे। उसकी वजह यह है कि 1947 से ले लें तो जनरल अयूब खान साहब के 11 साल हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब के 11 साल हैं, 3-4 साल जनरल याहिया खान के हैं, और उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शरीफ फैमिली, भुट्टो फैमिली, इन्हीं का इक़्तिदार है। तो 1947 से लेके आज तक एक बात है मोरालिटी की, और दूसरा है कानून की। कानून ये पहले से एक प्रैक्टिस चली आ रही थी, और ये इशू खड़ा किया खुद मुस्लिम लीग नवाज ने, और इशू इसलिए खड़ा किया कि पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए था, और इमरान खान साहब को हदफ ये था कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिलाना है। जब ये पॉलिटिकल नैरेटिव आया, या तो आप लेकिन साबिर साहब ये भी तो बात है कि इसका दूसरा हिस्सा ये भी तो ऐड कर लेते हैं कि अगर पीएमएलएन चले जैसा भी उन्होंने नैरेटिव बनाया, खुद ही उसमें वो अब नजर आ रहा है कि मुश्किल में आ गए हैं, लेकिन जो भी था कम से कम सवाल तो उठ गया, वरना क्या खान साहब की गवर्नमेंट भी चली गई थी और तोशा खाना ऐसे ही चलते रहना था। अगर ये सवाल ना होता तो क्या आज हम ये लिस्ट देख रहे होते हैं। जी साहब। जी, क्रेडिट गोज टू लाहौर हाई कोर्ट, क्रेडिट गोज टू शहीद अरशद शरीफ, क्रेडिट गोज टू अबू ज़र सलमान, क्रेडिट गोज टू अजहर सिद्दीक साहब, और फिर मैं कहूँगा क्रेडिट गोज टू पीएमएलएन, जिन्होंने एक नॉन इशू को इशू बनाया और खड़ा किया, और अब सारी की सारी फहरिस्त जो है वो आना शुरू हो गई है कि इस हमाम में कोई भी पोशीदा नहीं है, बल्कि उसमें हमारी अपनी बिरादरी के लोग भी हैं, हमारे वजीर भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, और वो फैमिली मेंबर्स भी हैं जो कि सरकारी ओहदा नहीं रखते, वो खा शरीफ फैमिली है, खा वो भुट्टो फैमिली है। तो ये एक प्रैक्टिस, वो आपने शुरू में जो कहा था कि माले मुफ्त दिले पे रहम, तो आइडियल सिचुएशन तो यही होनी चाहिए कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस चल रही है उसके अकॉर्डिंगली कवानीन होने चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन 3.5 साल वालों को बजाय तो फिर सबका एक मजमूई तौर पे मुहासबा करना चाहिए। और फिर इसमें अभी तक एक बहुत बड़ा पोर्शन मिस है, जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा कि बैरून मुल्क से तहाइफ जो आते हैं वो किस को आते हैं और कहाँ जाते हैं। ये सवाल ख्वाजा आसिफ साहब से भी पूछा गया था, लेकिन उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया था। राइट, सो अगेन शेख साहब, क्या आप लोगों ने ये सोचा था कि ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग भी हो सकता है? मसलन हुसैन नवाज साहब के हवाले से भी घड़ी की खबर है। देखिए, ये चीज़ तो हमारे ठीक है, ये अदालत ने ही कहा, और मैंने पिछले आपके प्रोग्राम भी कभी आप निकाल लें तो उस वक्त भी ये कहते हैं जिसके भी जाते हैं, जब तक हम हर चीज़ अपनी क्लियर नहीं करेंगे, हर चीज़ हमारी बिल्कुल साफ और शफा। ये अमीर मुल्क जो है वो 40,000, यानी यूके में आपने 140 पाउंड का जो 40,000 रुपया बनता है, और अमेरिका में $400 का आपने जो 1 लाख सवा लाख बनेगा,
तो वो उससे ऊपर तो सारे ले लेते हैं, जो कि हमसे 100 गुना बड़ी इकानमीज हैं, और हम गरीब मुल्क जहाँ पे हमारे पास डॉलर नहीं है इस किस्म के तोहफे ले लेते हैं। ये हमें हमारी गैरत गवारा करती है। हमारे लीडर्स को सामने आना चाहिए, किसी ने भी ये किया हो। देखिए, पब्लिक को जब तक ये चीज़ें बताएंगे नहीं तो इलेक्शन किस बात का करवाते हैं। अगर पिछला किरदार सामने नहीं होगा तो फ्यूचर में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो हम सुनते रहे। आजकल वैसे रियासत मदीना की तकरार ज़रा कम हो गई है, मैंने सुनी है। पहले तो रियासत मदीना की तकरार ही ख़त्म नहीं हो रही थी। सारे काम के हम रियासत मदीना बनाएंगे, क्यों मैं उसको बात को छोड़ दूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला तो हमारे मिसाल है ना, कि एक उनकी चादर का भी पकड़ा गया और उनकी सल्तनत पाकिस्तान से तो 10 गुना बड़ी होगी, उनका रकबा और आबादी उस वक़्त के हिसाब से। जी जी, तो अच्छा है, सबका आना चाहिए और शुरू से आना चाहिए। कोर्ट जो मुनासिब समझते हैं। अगर इजाजत है अली साहब, कैसर साहब तो कह रहे हैं सबका ही आना चाहिए रिकॉर्ड, और लग रहा है कोर्ट इससे कम पे रुकेगी भी नहीं। लेकिन आप लोग का भी एक बयानिया था जैसे नून लीग का था कि खान साहब की हुकूमत में आप बस एक घड़ियां ही निकाल सकें। ठीक है, सही आपका पॉइंट था। सो अब जब नून लीग कह रही है कि मरीम नवाज की सिर्फ आप लोग पाइन एप्पल के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो वो भी फिर ठीक कह रहे हैं। देखिए फरीद साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। असल में जो इस फैमिली का इम्तिहान होगा वो, बल्कि इवन मैं जरदारी फैमिली की भी बात करूंगा कि वो बिलावल साहब तो जाहिर है अभी MNA हैं, लेकिन वो एज ए मिनिस्टर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, आए हैं। लेकिन मरीम साहिबा का तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है। असल में तो इनका इम्तिहान मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लेवल पे है, और जो उनके असासे और एसेट्स हैं, ये तोशाखाना तो बड़ी मामूली चीज़ है जिसमें से उन्होंने गाड़ियाँ निकाली हैं या कोई चीज़ें लेके रखी हैं पेमेंट ओने पोने करके। असल में तो जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनकी जब फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हुई है तो जो उनके भाई पॉलिटिक्स में नहीं थे और ये दो भाई पॉलिटिक्स में थे, सन 88 में इनके पास क्या था और आज क्या है, जो इनके एसेट्स है लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उस पे तो जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले हैं, उसी वजह से तो मियाँ साहब इस वक्त डिस्क्वालीफाई बैठे हैं। अरबों खरबों की जो उनकी प्रॉपर्टियां लंदन में और इस तरह के मुल्कों में मौजूद हैं, उसका इनके पास क्या जवाब है। और मरीम साहिबा का मैं तोशाखाना तो बड़ी मामूली चीज़ है, इंसान की ज़बान बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो उन्होंने फरमाया था कि मेरी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो बयान ज़रा इस प्रोग्राम में चलाएं और फिर मुझे कैसर शेख साहब बताएं कि क्या मरीम साहिबा की पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी निकली कि नहीं निकली, और अगर निकल आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाजे है, तो क्या मरीम साहिबा के लिए मुनासिब नहीं है कि उस पर माजरत करें कौम से कि उन्होंने उस वक्त सच्चाई से काम नहीं लिया था। उनका ये ख्याल था कि ये तो सना बुचा के प्रोग्राम में, सना बुचा साहबा के प्रोग्राम में उन्होंने वो बात की थी कि बस एक बात है हो गई। उसके बाद उनको क्या पता था कि पनामा लीक्स आएंगी और ये सारी चीजें जो है वो निकलेंगी। जहां तक कैसर शेख साहब की बात है कि उन्होंने कहा कि ये उन्होंने करप्शन की है, जिन लोगों ने तोशाखाने से चीजें ली हैं, मैं तो ये कहता हूं कि अखलाकी तौर पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कानूनी तौर पे पेमेंट करके चीजें ली हैं तो उसने कम से कम कानून को फॉलो किया है। लेकिन अगर ये उसको करप्शन समझते हैं तो खान साहब ने तो एक घड़ी ली है जिसकी प्रॉपर पेमेंट की है। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने तो गाड़ियां ली हैं, फिर क्या उसको भी आप करप्शन समझते हैं? अपनी लीडरशिप ने जो आपकी चीजें ली हैं, कैसर शेख साहब, क्या उसको करप्शन समझते हैं? क्या ही अच्छा होता कि ना ली होती किसी ने भी, ये भी तो हम कह सकते हैं। आपको भारत की मिसाल दे सकते हैं उसमें जो, एंड अगेन नरेंद्र मोदी इज नॉट लाइक, जो उन्होंने जो किया है हिंदुत्व के हवाले से, जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के हवाले से झूठ गढ़ने पे, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मामले में उनका जो करियर है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है तोशाखाना के हवाले से। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ज़िले शाह की शहादत के बाद आज आखिरकार हुकूमत के तमाम तर हरबों के बावजूद तहरीक इंसाफ को रैली निकालने में कामयाबी हो गई। हमने उससे पहले देखा था कि बड़ा सख्त क्रैकडाउन था, आज भी हमने ये देखा कि हर तरफ सड़कें बंद की गई थी, लोगों को मुश्किल थी वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन उसके बावजूद ज़मान पार्क से दाता दरबार जाने के लिए जब निकले खान साहब तो सड़कों पर अवाम काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इमरान खान साहब का हर जगह फकीरुल मसार इस्तकबाल भी हुआ। आज की रैली को नाकाम बनाने के लिए पहले से ही हमने देखा कि काफ़ी हरबे इस्तेमाल हुए, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इसके बाद खबरें चलवाई गईं
کہ اسلام آباد پولیس ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور پہنچ چکی ہے۔ یہ پلانٹڈ خبریں تھیں۔ توشہ خانہ اور خاتون جج کو دھمکی کے کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ بھی خبریں اسی وقت آ رہی تھیں، آج ہم نے دیکھا کہ عوام باہر نکل آئے اور زمان پاک سے داتا دربار تک عوام ہمیں بڑی تعداد میں نظر آئے۔ سو خان صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے، لیکن کوریج ان کو جو آپ نے دیکھی ہوگی مختلف چینلز پر، اس پہ کچھ شکوہ آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی بھی کریک ڈاؤن کی شکایتیں ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے سختیاں ہیں۔ ان کے جو مخالفین ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں باہر لوگ موجود نہیں ہیں۔ بڑا اعلان یہ کیا خان صاحب نے کہ انہوں نے ایک بار پھر مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ صاحب شاکر صاحب، لوگ تو آ گئے اور آ جاتے ہیں جب خان صاحب کال دیتے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ان کی مشکلات موجود ہیں۔ مشکلات ان کی موجود ہیں اور موجود رہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان پہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی گردان 3.5 سال رہی، اس سے ان کو چھٹکارا مل گیا ہے، اور یہ جو مشکلات ان پہ آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان دا لانگ رن ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اب ان کے جو مخالفین ہیں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بیساکھیوں کا سہارا ہے، ان کو وہ سلیکٹر کی مدد سے یہاں پہ پہنچے ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم 14 جماعتی اتحاد اور بشمول نگراں حکومت، بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی اپوزیشن کے طور پہ میدان میں اترا ہوا ہے، اور ایک بھرپور اپوزیشن کا سامنا ہے۔ اور ایسی اپوزیشن میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسی اپوزیشن کا جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سامنا تھا، اور اس کے بعد سے اگر شدید ترین اپوزیشن ملی ہے تو وہ یہ ملی ہے۔ بھٹو صاحب بھی سخت ترین ثابت ہوئے تھے اپوزیشن کے لیے، لیکن موجودہ جو ہے سرکار 14 جماعتی اتحاد، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پوری اسٹیٹ مشینری، حکومتی مشینری، وہ سب مل کر اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کا عوام کے ساتھ جو ربط قائم ہو چکا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں پا رہا۔ اسی لیے جتنی بھی ان کی ایفرٹس انہوں نے کی اب تک، ان پہ طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا، وہ کا 25 مئی ہے یا وہ 8 مارچ ہے یا 2 دن پہلے ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ یہ بھی ایک غیر اعلانیہ ان کا ایک پریشر موجود ہے۔ میڈیا زبردست اس وقت دباؤ میں ہے کہ ان کو نہیں آپ نے دکھانا۔ ایون پیمرا کو آپ دیکھ لیں کہ ایک باقاعدہ طور پہ انہوں نے لیٹر جاری کیا، حکم نامہ جاری کیا کہ پہلے ان کی تقریر پہ پابندی لگائی، لائیو نہیں دکھا سکتے، ریکارڈڈ نہیں دکھا سکتے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کی۔ پھر آرڈر آیا کہ آپ ان کی ریلی نہیں دکھا سکتے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کی۔ اس طرح کے سارے جو سسٹم ہے عمران خان صاحب کو اس وقت اپنا، میرا خیال ہے کہ زندگی کا مشکل ترین وقت وہ گزر رہے ہیں، اور اگر ان حالات سے گزرتے ہوئے وہ الیکشن کی منزل پا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مزید ان کو محنت کرنی پڑے گی ابھی تک۔ رائٹ، کیسے احمد شیخ صاحب، کیونکہ آپ پولیٹیکل ورکرز کو ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں اور آئی ایم شور ابھی بھی کریں گے، لیکن ریلی سے روکنا، راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا، ورکرز پہ لاٹھی چارج کرنا، پھر ایک ورکر جہاں بھاگ ہوئے جس کے بارے میں کانفلکٹنگ رپورٹس ہیں، چیزیں واضح نہیں ہیں، پولیس اور نگران حکومت کچھ اور بیان کری ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ سوالیہ نشان ہے جس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے خان صاحب کا۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس طرح پی ٹی آئی کے اوپر؟ دیکھیے بات سنیے، ریلی نکالنا جمہوری ہر پارٹی کا حق ہے اور اس کو پورا مکمل ہونا چاہیے، اس میں فری ہینڈ ہونا چاہیے، لیکن کہیں بھی لڑائی جھگڑے کرنا یا دنگا فساد کرنا یا لوگوں کو مارنا پیٹنا یا ریلیوں میں جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہونا، دیکھیے یہ پہلے ایڈمنسٹریشن سے ہمیشہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے کل ریلی نکلنی تھی تو کل اجازت نہیں ملی، آج ریلی نکال دی گئی اور کامیاب ریلی ہے، ٹھیک ہے، اگر لوگ آئے ہیں تو اچھی بات ہے، الیکشن میں لوگ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح اپوزیشن کا بھی یہ رول ہوتا ہے، اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ کر مخالفت کرے، کوئی طاقت کے زور پہ نہیں لیکن سیاسی طور پہ مخالفت کرنا اپوزیشن کا پورا رائٹ ہے، اور وہ اس وقت تو انٹرم حکومت ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کو کوستے رہیں گے، میں آپ کو بڑی کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی
اگر ہم اپنی عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے الیکشن کمیشن کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم یہ ایک دوسرے کو اوپر خواہ مخواہ کا بہتان اور الزام تراشیاں لگاتے رہیں گے اور چور ڈاکو کہتے رہیں گے، اس سے ہمارا ملک جو ہے بہت تنزل کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی باہر کا انویسٹر یہاں نہیں آ رہا۔ آج انڈیا میں 50، 60، 70 ارب ڈالر لوگ لے کے ان کے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 ارب ڈالر، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا، قانون جو اپنے مطلب کے بنا دیے جائیں، 3 ارب ڈالر، بڑی میں اہم بات کرنے والا ہوں، 3 ارب ڈالر 0% پہ 150 امیر فیملیوں کو تحریک انصاف کے دور میں دے دیے گئے، مفت میں 0% پہ، غریب لوگوں کو نہیں، درمیانے لوگوں کو نہیں، 3 ارب۔ اور وہ جو مشینری آئی ہے، کیونکہ میرا تعلق ہے بزنس سے اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کو یہ دیے گئے، صرف امیر لوگوں کو دیے گئے، اور یہ کیا کرپشن کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل نکلنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ 3 ارب ڈالر کیسے لوگوں کو، امیر لوگوں کو مل گئے، اور وہ کیونکہ آپ نے اکانومی کا ذکر کیا، مجھے علی صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن کوئی ایک سوال آپ سے، کیونکہ خبریں آپ کے حوالے سے آئیں کہ آپ نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ سنبھال سکتے ہیں اکانومی کا قلمدان اگر اسحاق ڈار صاحب نہ رہیں۔ میں آج سے نہیں، میرا تو امبیشن ہی یہی ہے۔ میں نے سیاست شروع ہی، میرا کوئی سیاست میں کبھی، میری فیملی کوئی، ہم کاروباری لوگ ہیں، 140 سال سے میری فیملی بزنس میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی بیگم صاحبہ نے مجھے محبوب الحق ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر کا صدر بنایا۔ کوریا میں جو ہے، ہم ڈاکٹر صاحب نے پلاننگ دی، اس وقت کوریا والوں کو بھی سکھایا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ممکن ہے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا۔ میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوں۔ پچھلے 10-11 مہینے میں ہماری حکومت میں کوئی ایک فائنانس منسٹر ایک بار بھی نہیں، فیڈرل آئی ایم ایف کی ڈیل میں اسحاق ڈار صاحب ایک بہت بڑی شاید ہنڈرنس ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ درست، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بات سنیے، 11 مہینے میں کوئی بھی فیڈرل فائنانس منسٹر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہی نہیں آتا۔ اس نے اپنے اسمبلی کے 21 ممبروں پہ مشتمل ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، وہاں بھی اگر ایکسپلین نہیں کرنا تو کیا، جب تک مشورہ نہیں ہوگا، جب تک ہم انٹریکشن نہیں کریں گے، جب تک ہم سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اتنی بڑی لیکیج ہو رہی ہے، ہر گورنمنٹ میں ہوتی رہی ہے ٹیکس کی، اور ہمارے یہاں ٹیکس نہیں ہے۔ میں نے آفر کی ہے کہ میں آپ کو ٹیکس کلیکٹ کروا دیتا ہوں، میری زندگی میں یہی میں کرتا رہا ہوں، کام میں نے کیا، کیونکہ جب سے چیمبروں میں 50 سال ہو گئے میں نے اسی کام کے لیے دھکے کھاتا رہا ہوں۔ ابھی گلیوی محلوں میں یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرنا، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں تو میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پوٹینشیل ہے، ہم پوٹینشیل ہے، ہم اس کو صحیح طرح اس کا بینیفٹ نہیں لے رہے۔ کچھ جی بالکل کیا ہے، کیونکہ حکومت ہماری نہیں کامیاب ہو رہی، جو ہماری معاشی ہو سکتا ہے کہ یہ فائنانس منسٹر ہوں، یو نیور نو۔ جی علی محمد کیا بنائیں گے، مجھے نہیں بنائیں گے، لیکن میں نے آفر کیا، میں نے کہا میں نے جو آپ نے اسٹیٹ منسٹر مجھے بنایا تو میں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا شیخ صاحب کو مسلم لیگ نواز سے نکال دیں گے، ہم دعا کرتے ہیں آپ کو بنا لیں سر، وی پرے فار یو۔ نہیں، اللہ کرے ملک کا مسائل، میرا بننا اہم نہیں ہے، مقصد تو ہے کہ ہم مل جل کے نا ملک کے مسائل کا حل نکالیں۔ جی علی صاحب، مل جل کے مسائل کا حل نکالیں۔ دیکھیں شیخ صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، قیصر احمد شیخ صاحب ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، پارلیمنٹ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان پہ کوئی نیگیٹو بات کرے، بلکہ کچھ عرصے پہلے جو ان کے برخوردار کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک والد کے لیے بیٹے کی موت بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے، اور اس سے آپ کا اس دنیا پہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں حقیقت کی اس دنیا کی کیا ہے۔ تو اگر ان کی چوائس نون لیگ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہی ہوں گے، لیکن بہرحال وہ ان کا فیصلہ ہے، اس پہ تو میں کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن کسی کو بھی بنائیں، یہ جو آئے ہیں باہر سے ان کو واپس بھیج دیں، یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہے، کیونکہ یہ جو تباہی ساتھ لائے ہیں، تو ایسی تو تباہی ہلاکو خان بھی لے کے نہیں آیا تھا بغداد میں جو یہ لے کے آگے ہیں، ان کے پاس اور چیز کا حل تھا، یہ تو افلاطون تھے۔ تو اس وقت جو قوم کی حالت ہے، اب کوئی ایک شخص ملک میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کسی سے پوچھیں، میاں شہباز شریف سے آپ کی گاڑی کا ڈرائیور بھی جو ہے وہ بھی تنگ ہوگا، ان کے گھر کے نوکر بھی جو ہے پتہ نہیں وہ بھی شاید ان کو ووٹ نہ کریں، کہ جس طرح سے انہوں نے حالت کر دی ہے
کہ ہمارے دور میں بھی مہنگائی تھی، میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا، لیکن کچھ نہ کچھ کنٹرول تھا، ڈالر کچھ کنٹرول تھا، سارا 150-200 کے اندر ہی تھا۔ پیٹرول آپ کا ہم 122-23 کا لے کے آپ کو 149 کا دے رہے تھے، یہ 80-85 کا لے کے بھی ہمیں 250-300 کا بیچ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو اس قوم کو مسئلہ ہے، دیکھیں 3-4 ہیں۔ نمبر 1 مہنگائی، عام آدمی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس ملک میں اس وقت مسئلہ ہے وہ سیاسی جو عدم استحکام ہے، کہ یہ آپ مجھے بتائیں کس قانون کے تحت انہوں نے، اور یہ میں نے آئی جی سے پوچھا بھی ہے مختلف پروگراموں میں، آئی جی پنجاب سے، کہ کوئی ان لوگوں میں کوئی ریمورس ہے، کوئی شرمندگی ہے کہ ایک طرف تو ذل شاہ بیچارہ بچہ شہید ہوا ہے اور بغیر کسی تحقیق کے اس کے قتل کا، شہادت کا پرچہ چیئرمین عمران خان صاحب پہ، سابق وزیر اعظم پہ کاٹا، کس بنیاد پہ کاٹا، اور وہ پھر بیٹھ کے دانت نکال کے مسکرا رہے ہیں وہ محسن نقوی، ادھر شہادت ہوئی ہے، اور جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے، آپ بھی خاتون ہیں، مجھے آپ کا کویسچن آ گیا، انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آج کے لیے اتنا ہی، لیکن ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ سورسز کے تھرو یہ خبر ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ سعد ڈار صاحب کا فائنانس منسٹر ہے، اور اگر پیسے جب پاکستان میں آئیں گے تو پھر شاید وہ ادھر خرچ ہو جائیں جہاں پہ آئی ایم ایف کو لگتا ہے کہ نہیں خرچ ہونے چاہیے، یا ان کو لگتا ہے کہ سبسڈی دے دی جائے گی یا دیگر معاملات ہوں گے، پولیٹیکلی کریکٹ پیسے شاید زیادہ ہوں گے، اور جو کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ کنسرن ضرور پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ پہلے دوست ممالک سے ایشورنس لے لیں۔ یہ ایک مشکل صورتحال ہے، اگرچہ زوم پر روزانہ میٹنگز ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیل کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ خبر نہیں مل رہی۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔